हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षाई इंग्लिश लिटरेचर जोन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल। जो पोएम लिखी गई है एक मेटाफिजिकल पोएम है जो कि एंड्रयू मार्वल ने लिखे, जो कि खुद एक मेटाफिजिकल पोएट थे। तो बात करते हैं एंड्रयू मार्वल के बारे में, जिनका जन्म 31 मार्च 1621 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1678 में। दोस्तों, ज़्यादातर इनकी जो पोएम की थीम रही है वो लव, सेक्सुअल एंड पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर ही रही है। एंड्रयू मार्वल एक मेटाफिजिकल पोएट थे, पॉलिटिशियन थे, एक सटायरिस्ट थे। और अगर बात करें इनके फेमस वर्क की तो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन, अपॉन एपेलेटन हाउस इनके फेमस वर्क हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक मेटाफिजिकल पोएम जो कि एंड्रयू मार्वल ने लिखी है, द गार्डन के बारे में। दोस्तों, द गार्डन को थॉट्स इन अ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और इस पोम में 72 लाइंस हैं, जिसको 9 ऑक्टेव्स में लिखा गया है, क्योंकि एक लाइन में 9 लाइंस हैं और ऑक्टेव का मतलब ही यही होता है कि वो 8 लाइंस होती हैं। तो इसलिए ये 72 लाइंस में है, जिसको डिवाइडेड किया गया है 9 ऑक्टेव्स में। ये पब्लिश की गई थी मिसलेनियस पोम 1681 में, इसको पब्लिश किया गया था मिसलेनियस पोम में। और अगर राइमिंग की बात करें तो इसकी राइमिंग है AABBCCDD। और इस पोम की जो थीम है वो एक पोइट इमेजिनेशन पे है, एक नेचुरल ब्यूटी के बारे में है। इसमें कहा जाता है कि पोइट जब घूम रहे होते हैं, अपने दिन भर की काम करने की थकान से जब वो घूम रहे होते हैं, तब उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि गार्डन की ब्यूटी कितनी सुंदर है, जिसको देखकर उन्हें अच्छा फील हो रहा है। और तभी उन्होंने इस पोम को लिखा था, जिसका नाम है द गार्डन। तो चलिए लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और शुरू करते हैं इस पोम को बिना किसी देरी के। और दोस्तों, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द गार्डन। हाउ वेनली मैन देमसेल्व्स अमेज टू विन द पाम, द ओक और बेज। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं हाउ वेनली, कि कितना मेहनत से ये लोग जो मैन लोग हैं, कितना ही मेहनत से अपने वेनली का मतलब दोस्तों होता है घमंड पूर्वक, कि किस घमंड में वो इतनी मेहनत करते हैं क्या पाने के लिए। टू विन द पाम, द ओक और बेज, बेज की ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं उन्हें पाने के लिए। दोस्तों, बात करें अगर पत्तों की, जो पाम ट्री के पत्ते होते हैं वो तब मिलते हैं जब कोई जीत के आता है, विक्ट्री के लिए दिए जाते हैं। ओक ट्री के पत्ते दिए जाते हैं लीडरशिप के लिए, और बेज के पत्ते दिए जाते हैं पोएटिक टैलेंट के लिए। उस टाइम पर ये दिया जाता था जब क्लासिकल पीरियड था, तब जो भी लोग ऐसे मेहनत करके कुछ जीत के आते थे, विक्ट्री करते थे, लीडरशिप करते थे, तो उनको इन पत्तों के क्राउन्स दिए जाते थे। एंड दियर अनसेसेंट लेबर सी क्राउन्स एंड फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि और उनका जो अनसेसेंट लेबर्स है, जो उनका निरंतर अविराम जो वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या देखने के लिए, क्राउन, उन पत्तों के क्राउन, सम सिंगल हर्ब और ट्री, वो जो कि सिर्फ एक ट्री के पत्ते हैं, उनका क्राउन लेने के लिए वो दिन रात अविराम मेहनत कर रहे हैं, और वो भी घमंड पूर्वक, वेनली, कि हम इन पत्तों के क्राउन से सजाए जाएंगे। Whose short and narrow versed shade does prudently their toils upbraid। ऐसा लगता है जो उनकी शॉर्ट एंड नैरो वर्स्ड शेड है। दोस्तों, ये पोएट बोल रहे हैं पेड़ों के बारे में, कि पेड़ों की जो शॉर्ट एंड नैरो वर्ज जो उनकी शेड है, जैसे हम देखते हैं धूप में शेड पड़ती है ट्रीज़ की, तो बहुत ही नैरो दिखती है और छोटी दिखती है। तो डज प्रूडेंटली दियर टॉयल अपब्रेड, वो कह रहे हैं कि ये तो एक प्रूडेंटली, एक विवेकपूर्ण दिमाग से जैसे हंस रहे हैं उनके कड़े परिश्रम पे, उनकी जो शेड है पेड़ों की, वो उन इंसानों पर, उन आदमियों पर हंस रही है कि हमारे पत्तों को क्राउन बनाकर पहनने के लिए ये लोग कितना अविराम मेहनत कर रहे हैं, कितना निरंतर मेहनत कर रहे हैं। वाइल ऑल फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्लैंड्स ऑफ रिपोज। तो वो कह रहे हैं लेकिन ये सब तो जो ट्रीज़ हैं अपने लिए गार्लैंड यानी कि माला खुद ही पहन के रखते हैं, अपने पत्तों के ताज खुद ही पहन के रखते हैं, और जो फ्लावर्स हैं वो भी अपने सर पे अपने फूलों के, खिले हुए फूलों का ताज पहन के रखते हैं। तो इनमें क्या समानता रह गई है, इंसान इनके लिए मेहनत कर रहे हैं और ट्रीज़ जो हैं वो तो खुद ही खुश हैं, अपने क्राउन्स पहनकर, अपने फूलों को धारण करके उन्होंने अपने लिए ही एक माला बनाई हुई है। Fair quiet have I found thee here, and innocence thy sister dear। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो फेयर क्वाइटनेस है, जो फेयर क्वाइट है, इतनी जो शांति है जो कि मैंने यहाँ पर पाई है, एंड इनोसेंस, और जो इस शांति की मासूमियत है, वो दोनों ही एक दूसरे की सिस्टर हैं, बहनें हैं, क्वाइटनेस और इनोसेंस।
मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन। और जब तक मैं गलत था, मिस्टेकन था, मैं गलत था। आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन, मैंने तुम्हें वहाँ ढूंढा जहाँ पर लोगों की भीड़ थी, एक लोग इकट्ठा होते थे, मैंने तुम्हें वहाँ ढूंढकर गलती की। योर सेक्रेट प्लांट्स इफ़ हेयर बिलो ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो। और जो तुम्हारे ये सेक्रेट प्लांट्स हैं, जो सेक्रेट प्लांट्स यहाँ पे दोस्तों एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल बताया जा रहा है कि सेक्रेट प्लांट्स जो पवित्र पौधे हैं तुम्हारे, ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो, वो सिर्फ यहीं तुम्हारे बीच में इस गार्डन में ही हो सकते हैं जिन्हें मैं लोगों की भीड़ में ढूंढता रहा। सोसाइटी इज़ ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो इस क्वाइटनेस, इस इनोसेंस के लिए कितनी रूड है। वो फोर्स करती है सोसाइटी हमें कि हमारी ही भीड़ में तुम रहो, हमसे बात करो, और हमारी और उनकी भीड़ में मैं ये फेयर क्वाइटनेस और इनोसेंस को नहीं ढूंढ सका, जिसके लिए सोसाइटी हद से ज़्यादा रूड है और सेल्फिश है। दोस्तों सॉलिट्यूड का मतलब यहाँ लोनलीनेस नहीं है। ये सॉलिट्यूड एक पायस चीज़ है जिसे पोएट खुद चाहते हैं, जिसे हम खुद चाहते हैं कि हमें हमारा अकेलापन मिले और हम खुद से ही बात करें। और शांति प्रिय जो लोग होते हैं वो सॉलिट्यूड को पसंद करते हैं। जो नेक्स्ट बोलते हैं वो, No white, no red was ever seen so amorous as this lovely green। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि ना मुझे वाइट और ना ही मुझे रेड कलर अच्छा लगता है। वाइट दोस्तों यहाँ पर उनका वाइट और रेड कलर से तात्पर्य है कि वाइट जो स्किन होती है, जैसे इन्होंने टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में उनकी जो पोम है उसमें बहुत ज़्यादा अप्रेज़ किया है अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी बिलव्ड को। तो उसी से कहते हैं कि जो बिलव्ड होती हैं वो उनकी जो स्किन कलर है वाइट होती है, जो लिपस्टिक लगाती हैं वो रेड लगाती हैं, कि इन दोनों कलर से भी अच्छा उन्हें लग रहा है। सो एमोरस एज दिस लवली ग्रीन, ये हरा रंग जो इस गार्डन में फैला हुआ है चारों तरफ, उसमें उन्हें शांति फील हो रही है। फॉन्ड लवर्स क्रूअल एज दियर फ्लेम कट इन दिस ट्रीज दियर मिस्ट्रेस नेम। जो फॉन्ड लवर्स हैं, जो कपल हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो इतने क्रूअल कैसे हो गए हैं अपने जो उनकी प्यार की अग्नि है, कट इन दिस ट्रीज़, उस ट्रीज़ को जो वहाँ पे ट्रीज़ हैं उनको काट काट कर वो अपनी मिस्ट्रेस का नेम लिख रहे हैं। लिटिल अलास, तो पोएट कहते हैं ऐसे करके अलास लेते हैं और बोलते हैं, दे नो और हीड हाउ फार एज दीज ब्यूटीज़ हर्स एक्सीड। तो पोएट कहते हैं कि ये सब इतने क्रूअल हैं जो तुम्हारी काट के, तुम ट्रीज़ को, इतने सुंदर ट्रीज़ को काट के अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिख रहे हैं, इन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं है। और हाउ फार दीज ब्यूटीज़, वो कितने दूर हैं तुम्हारी सुंदरता से। उनकी जो बिलव्ड है, उनकी जो मिस्ट्रेस है, उनसे भी ज़्यादा सुंदर पोएट ने ट्रीज़ को बोला है कि तुम्हारी सुंदरता इनकी समझ में ही नहीं आ रही है जो तुम्हें काट के अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिखते हैं। फेयर ट्रीज वेयर सो एवर योर बार्क्स आई वूंड नो नेम शैल बट योर ओन बी फाउंड। तो पोएट कहते हैं कि तुम इतने सुंदर ट्रीज़ हो, तो जो तुम्हारी बार्क मतलब छाल होती है पेड़ों की दोस्तों, जो उसको जब काट के लिखते हैं तो वो जो घाव बन जाते हैं। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं अगर लिखता अगर नाम कभी, तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम इस पर लिखता। तुम खुद का, तुम्हारा अस्तित्व है इस दुनिया में, जो तुम ट्रीज़ हो इतने सुंदर, तो मैं तुम्हारी सुंदरता का ही तुम पर नाम लिखता। अगले पैरा में पोएट कहते हैं, When we have run our passion's heat, love either makes his best retreat। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं when we have run, जब हमारा जो पैशन है, जो हम पे दीवानापन छाया रहता है, जो कपल्स होते हैं, लव बर्ड्स होते हैं, वो जब अपनी प्यार की अग्नि से बाहर आते हैं, वो ओवर होती है, ख़त्म होती है, तब जाकर दोबारा से वो नेचर में लौटना पसंद करते हैं। वो कहते हैं, द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज स्टिल इन अ ट्री डिड एंड दियर रेस। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो तक मॉर्टल ब्यूटी, दोस्तों मॉर्टल से मतलब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी से है, ह्यूमन लव से है, कि जो गॉड है, भगवान है, वो भी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन में ये अपने प्यार को नहीं पा पाए। स्टिल इन अ ट्री, जो उनका जो प्यार था वो भी एंड में आकर पेड़ों में ही मिला। तो दोस्तों यहाँ पर पेड़ों की इस तरीके से बात क्यों की जा रही है, इसका भी ये रीज़न है। तो आगे वो बोलते हैं कि जो अपोलो हैं, अपोलो एक गॉड हैं, अपोलो गॉड भी अपनी प्यार डेफनी को पाना चाहते थे, और डेफनी भी उनसे बसते हुए ओनली दैट शी माइट लॉरल ग्रो।
तो डेफनी ने उनसे बचने के लिए अपने आप को एक सुंदर पौधे लॉरेल में अपने आप को तब्दील कर लिया था। तो अपोलो गॉड भी अपने प्यार को नहीं मिल पाए थे, और जो डेफनी थी जिसको वो पाना चाहते थे, उसने खुद अपने आप को एक लॉरेल पौधे में तब्दील कर लिया था। एंड पैन डिड आफ्टर साइरिंग्स स्पीड नॉट एज अ निम्फ बट फॉर अ रीड। तो पोएट बोलते हैं जो दूसरे गॉड थे, पैन गॉड, वो भी अपनी लवर साइरिंग्स को पाना चाहते, जो कि एक निम्फ परी थी, एक एंजल थी। उसने भी पैन से बचने के लिए अपने आप को एक रीड, एक जंगली पौधे में तब्दील कर लिया था। तो इन्हीं सी सब चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं। पोएट कह रहे हैं कि सारा कुछ जो भी है इस नेचर में ही है। पलट करके जब सबका जो ये अग्नि है, जो पैशन बता रहे हैं, वो ओवर होता है, तो पलटकर शांति को ढूंढने सब नेचुरल ब्यूटी में ही आते हैं। अब पोएट यहाँ पर कहते हैं, व्हाट वंडरस लाइफ इन दिस आई लीड, राइप एप्पल्स ड्रॉप अबाउट माई हेड। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना वंडरफुल मुझे ये लाइफ लग रही है, जहाँ पर पके हुए मीठे मीठे एप्पल्स भी मेरे ऊपर गिर रहे हैं, मेरे सर पे गिर रहे हैं, और मैं उनको एंजॉय कर रहा हूँ। द लशियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश दिया वाइन। वो कह रहे हैं कि लशियस, ये चमकने वाली, ये सुंदर दिखने वाली जो क्लस्टर मतलब गुच्छा जिसे कहते हैं, वाइन किसके लिए है कि ये जो मीठे मीठे अंगूरों का जो क्लस्टर है, इनका गुच्छा है जिनसे वाइन बनती है, मैं इनको देखकर, इनको खाकर एंजॉय कर रहा हूँ। द नेक्टराइन एंड क्यूरियस स्पीच इनटू माय हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच। दोस्तों, ये जो नेक्टराइन है और जो पीच है, ये एक तरीके के फल होते हैं, ये एक तरीके के जूसी फ्रूट होते हैं, पीच के जैसे ही लगभग देखने में लगते हैं, बहुत मीठे होते हैं। तो पोएट कह रहे हैं, इनटू माय हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ये फल इनके हाथ में खुद आना चाहते हैं, या ये जो पोएट हैं वो इनको पाकर इस जो टाइम को है इंजॉय कर रहे हैं। स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स एज आई पास एंड सर्ड विद फ्लावर्स आई फॉल ऑन ग्रास। वो कह रहे हैं कि इन मेलन्स को, इन फ्रूट्स को खाकर इंजॉय करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन फूलों पर गिरूं, इस घास पर बिछ जाऊं और इस पूरे माहौल को एंजॉय करूं। Meanwhile the mind from pleasureless withdraws into its happiness। तो पोएट कहते हैं कि जो मेरा माइंड है उसको तो ये प्लेजर नहीं मिला है, क्योंकि मैंने जो भी अभी पार्क में एंजॉय किया है, गार्डन में एंजॉय किया है, वो तो मेरे फिजिकल मेरी बॉडी ने किया है। जो मैंने खाया पिया, जो मीठे मीठे फलों का स्वाद लिया है, वो मेरी फिजिकल बॉडी ने, लेकिन मेरा माइंड कहीं ना कहीं अभी भी अनप्लीजेंट है। तो कहते हैं, द माइंड दैट ओशियन वेयर ईच काइंड डज स्ट्रेट इट्स ओन रिसेम्बलेंस फाइंड। तो कहते हैं कि जो मेरा माइंड है वो एक सागर की तरह, एक समुद्र की तरह है। वेयर ईच काइंड डज स्ट्रेट, जहाँ सब कुछ समान सीधा जा रहा है, मेरा दिमाग कहीं और ही सोच रहा है, वो अपनी खुद की रिसेम्बलेंस को फाइंड कर रहा है। रिसेम्बलेंस मतलब अपने दिमाग, जैसे हमारी सोच होती है वो किसी दूसरे की सेम सोच से ही जाकर मिलती है, तो ऐसे ही अपने दिमाग को बोल रहे हैं कि मेरी सोच भी किसी अपने समान रिसेम्बलेंस को ही फाइंड आउट कर रही है। Yet it creates transcending these far other worlds and other seas। हाँ, लेकिन ये सब जो क्रिएट कर रहा है, जो ये क्रिएशन में मैंने अपने आप को इंजॉय दिलाया है, और मैंने अपने माइंड को भी थोड़ा रिफ़्रेश किया है, ये कुछ अलग शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका भी अपना समुद्र जो है ये खुद ही जल्दी से ढूंढ लेगा। एंड एनिहिलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड। और जल्दी ही मेरे दिमाग ने वो सब रिमूव कर दिया, जो परेशानी थी, जो प्रेशर था, वो सब एनिहिलेट कर दिया, रिमूव कर दिया है, और मुझे अच्छा लग रहा है। अब मेरे दिमाग को भी, मेरी जो मेंटल स्टेट है उसको भी अच्छा लग रहा है इस हरियाली में, इस ग्रीन शेड में जिसके नीचे मैं बैठा हूँ। इस हरियाली को देखकर मेरा मन और मेरी बॉडी दोनों को ही प्लेजर मिला है। हेयर एट द फाउंटेन स्लाइडिंग फूट और एट सम फ्रूट्स ट्रीज मॉसी रूट। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि हेयर एट द फाउंटेन्स, जो झरने हैं, जो पानी चल रहा है, उसके पास जो स्लाइडिंग फुट होते हैं, जो फिसलन के निशान बने हुए होते हैं लोगों के, और एट सम फ्रूट्स ट्रीज, और जो पेड़ होते हैं, फल वाले फलदार पेड़ होते हैं, उनकी जो रूट है उस पर मॉस लगी है, यानी कि काई लगी है, मॉसी रूट हो गई है उनकी। वहाँ पर वो कहते हैं कि कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इन टू द बॉज डज ग्लाइड।
तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि इस मौसी, इस काई पर और इस फिसलन भरी जगह पर वो खुद तो चल नहीं सकते हैं, तो वो अपने दिमाग से जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, उनकी जो सोल है, उन्होंने उसके शरीर को एक वेस्ट की तरीके से साइड में रख दिया है। जैसे हम वेस्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक कपड़े रूपी नाम में उन्होंने उसको साइड पे रख दिया है। और अब उनकी जो सोल है वो ग्लाइड कर रही है। बोझ दोस्तों, जो बोझ है उसका मतलब होता है डालियाँ, तो पेड़ों की डालियों पर वो ग्लाइड कर रहे हैं इमेजिनेशन में। दे आर लाइक अ बर्ड, इट सिट्स एंड सिंग्स देन वेट्स एंड कॉम्स इट्स सिल्वर विंग्स। तो पोएट कह रहे हैं कि और जो मेरी जो सोल है वो एक बर्ड्स, एक चिड़िया की तरह बन गई है, जो कि डालियों पर बैठ रही है, गुनगुना रही है, और कभी वो अपनी चोंच से अपने पंखों को सहलाती है, उन्हें साफ करती है, कॉम करती है। जैसे हम लोग अपने हेयर्स को कॉम करते हैं, बाल बनाते हैं, ऐसी वो मेरे सिल्वर विंग्स को सहला रही है मेरी चोंच। एंड टिल प्रिपेयर फॉर लॉन्गर फ्लाइट वेव्स इन इट्स प्लूम्स द वेरियस लाइट। और पोइट कह रहे हैं कि मेरी जो सोल है वो एक लॉन्ग फ्लाइट के लिए, एक लॉन्ग जर्नी के लिए प्रिपेयर हो चुकी है अब, क्योंकि सारे स्ट्रेस से वो दूर हो चुके हैं। उस गार्डन में उन्हें इतना अच्छा फील हुआ है, वो एकदम फ्रेश हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब लॉन्ग जर्नी के लिए मेरी जो सोल है वो प्रिपेयर हो चुकी है। वेव्स इन इट्स प्लूम्स द वेरियस लाइट्स। प्लूम्स का मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है पंख। तो जो उनके पंख हैं उसमें से जो वेरियस लाइट्स उस गार्डन में पड़ रही है, जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी जो पड़ रही है, उसमें से जो उनके सोल के पंख हैं उनमें से वो उनको जाने दे रही है, उस लाइट को पास ऑन होने दे रही है, और वो एक लॉन्ग जर्नी के लिए अब प्रिपेयर हो चुके हैं। सो नेक्स्ट पैरा में एक पोएट कहते हैं, सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट वाइल मैन देयर वॉक्ड विदाउट अ मेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है पैराडाइज लॉस्ट के ईडन गार्डन के बारे में, कि वहाँ पर जो वो गार्डन था वहाँ उस पे जब मैन अकेला घूम रहा था, अकेला था, वॉक्ड विदाउट अ मेट, किस कोई मेट साथ में नहीं थी। जब गॉड ने एडम को बनाया था, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था, उसको बनाया था, और वो अकेले ही वहाँ पर घूम रहा था। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट। तो पोएट कह रहे हैं कि उस सुंदर जगह को, उस पैराडाइज को वो अकेले ही भोग रहा था, अकेले ही इंजॉय कर रहा था, सो प्योर एंड स्वीट, बहुत अच्छे से। तो उसको और किसी चीज़ की और क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी ईव को बनाया गया क्योंकि अकेला एडम वहाँ पर बोर हो जाता। बट इट वॉज बियॉन्ड अ मॉर्टल शेयर टू वॉन्डर सॉलिटरी देयर। लेकिन फिर वहाँ पर ईव को बनाया गया, और वहाँ पर किसी ह्यूमन के नसीब में शायद ये नहीं था कि वहाँ की सॉलिटरी को वो इन्जॉय कर पाता। टू पैराडाइजेज इट वर इन वन, टू लिव इन पैराडाइज अलोन। और जो टू पैराडाइजेस थे, जो कि जब तक एडम था वहाँ पर वो इन्जॉय कर रहा था दो पैराडाइजेस को वो, लेकिन जैसे ही गॉड ने वहाँ पर ईव को बनाया और उसका जो रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट हो गई, और पैराडाइज को वो अलोन, मतलब अकेले उस तरीके से इन्जॉय नहीं कर पाया, और पैराडाइज लॉस्ट हो गया। सो नेक्स्ट पैरा में पोएट कहते हैं, हाउ विल द स्किलफुल गार्डनर ड्यू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना वो जो गार्डनर है, जो इस गार्डन का माली है, उसने कितने स्किलफुल होगा जिसने ये गार्डन डायल जो बनाया है। दोस्तों हमेशा गार्डन में ज़्यादातर उस टाइम पे ऐसा डायल बनाया जाता था जिसके हिसाब से लोग अपने टाइम को अंदाज़ा लगा लिया करते थे। ये सन डायल कुछ इस तरीके से दिखता था, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, क्योंकि पोएट की जो सोच है वो अब वापस आ चुके हैं पैराडाइज से। वो जो ईडन गार्डन में थे, जो गार्डन ऑफ हेवन था, उससे वापस आ चुके हैं उनकी सोच में, और वो अब इस गार्डन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो गार्डन, वो वापस से उस गार्डन की सुंदरता को डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये गार्डनर भी, वो माली की भी तारीफ़ करना चाहते हैं कि कितना सुंदर ये सन डायल बनाया है, जिसकी वजह से वो कहते हैं, वेयर फ्रॉम अबव द माइल्डर सन डज थ्रो अ फ्रेगनेंट जॉर्डियक रन। वो कह रहे हैं कि कितना ही जब सूरज जब माइल्ड रोशनी पर होगा, जब माइल्ड होता होगा और उसकी रोशनी इन फूलों पर पड़ती होगी जिसमें ये सन डायल बनाया गया है, तो ये फूल कितने महकते होंगे और कितनी दूर तक इनकी फ्रेगरेंस जाती होगी। एंड एज इट वर्क्स
द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी। तो वो कह रहे हैं कि और ये कैसे काम करता होगा, जो इंडस्ट्रियस बी है, जो मधुमक्खी है, हनी बी है, उसको कह रहे हैं पोएट कि ये भी कितनी इंडस्ट्रियस है, कितनी कामगर है, कितनी काम करती है हम लोगों की तरह, और अपने टाइम का अंदाज़ा भी वो इस सन डायल से लगाती होगी और अपने टाइम को कंप्यूट्स करती होगी कि अब उसे कहाँ जाना है, कब उसे फूलों पर बैठना है, उनका रस लेना है। तो वो भी अपना काम कर रही है। और फिर पोइट कहते हैं, हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकन बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स। और पोइट कहते हैं कि ये जो सब कुछ वो कह रहे हैं कि कितना सुंदर है ये हर्ब्स और ये फ्लावर्स, जिनकी खूबसूरती को दुनिया पहचान नहीं पा रही। और यहाँ पर ये पोम ख़त्म होती है दोस्तों। लेकिन इस पोम की जो मेन थीम है, जो एंड्रयू मार्वल कहना चाहते हैं कि इंसान को अपने ही कामों में हर जगह बिज़ी नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सॉलिटरी को भी इंजॉय करना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने नेचर की खूबसूरती को लेकर ये पोम लिखी है, जो बहुत ही सुंदर पोम है, मेटाफिज़िकल पोम है। और इसमें वो उन्होंने नेचर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से वर्णन किया है। उन्होंने भगवान के बारे में भी बोला है कि गॉड भी जो है वो भी मॉर्टल ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाए, उन्हें भी लौटकर नेचर ब्यूटी की तरफ ही जाना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पोम अच्छी लगी हो, ये समरी अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।